गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास सीए इंटर सेकेंड ग्रुप का पहला पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है इसमें हमें टोटल 14 चैप्टर्स दे रखे हैं। आज हम उसमें से 5 चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और 5 चैप्टर को रिवाइज करेंगे और जो लास्ट क्लास होगी उसमें रिमेनिंग जो 4 चैप्टर्स होंगे उसको हम रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, टोटल 14 चैप्टर्स जो दे रखे हैं, सबसे पहले तो मैं उन सारे चैप्टर के नाम आपको बताता हूँ, फिर आज हम फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे 14 चैप्टर्स हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर हमें दे रखा है कॉस्ट शीट। पहला चैप्टर हमें दे रखा है कॉस्ट sheet. Second chapter is material cost. Third chapter labor cost. Fourth chapter overhead. Fifth chapter activity based costing. Sixth chapter process costing. 7th chapter joint product and byproduct. 8th chapter batch costing. 9th chapter job costing. Chapter number 10th service costing. Chapter number 11 cost accounting system. Chapter number 12 budgetary control. Chapter number 13 marginal costing. And chapter number 14 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज कॉस्ट शीट। चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट शीट। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम अकाउंट्स में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सेम उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट बनाई जाती है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है वो सारा फॉर्मेट हम नोट कर लेते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज को। फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की अगर टोटल की जाए तो हमने उसको एक नाम दिया है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और हम उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हैं, या इसको वर्क्स कॉस्ट कह सकते हैं, या इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट आता है, इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, हम उसमें ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हम उसमें ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। हम उसमें ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। हम उसमें से लेस करते हैं, हम उसमें से लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, या इसको कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट। इस सबके बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस करते हैं। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, हम उसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें मार्केटिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में मार्केटिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मार्केटिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दोनों मिलकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। इसके बाद हमें मिल जाती है टोटल कॉस्ट। इसके बाद हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है। टोटल कॉस्ट, या फिर आप उसको कह सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। अगर मैं सेल्स लिखूं
तो डिफरेंस में मुझे या तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा, और ये हमारा फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। सबसे पहले क्या लिखना होता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद हमें लिखना होता है डायरेक्ट वेजेज, उसके बाद लिखना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों की टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं 5। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऐड करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ऐड करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को ऐड करते हैं, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी को ऐड करते हैं, और लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें कुछ मार्केटिंग के ओवरहेड होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, ये हम ऐड करेंगे, तो रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर अगर सेल से इसको नेट किया जाए तो डिफरेंस को हम कहते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। अब इसमें हम बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने कॉस्ट शीट में क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या हम इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम ऐड करते हैं परचेज को, इसमें हम ऐड करते हैं एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज। रॉ मटेरियल को हमने परचेज किया, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर लगा, जैसे फ्रेट का एक्सपेंडिचर, कार्टेज का एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल परचेज किया, इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो हम यहां पर ऐड कर देंगे। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और हम इसमें से माइनस करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मटेरियल का स्क्रैप होता है, हमने कॉस्ट शीट में भी वैसे स्क्रैप को माइनस किया है, हमने कॉस्ट शीट में से भी स्क्रैप को माइनस किया। देखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जस्ट पहले रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, तो ये कौन सा स्क्रैप है, और ये जो लेस हो रहा है ये कौन सा स्क्रैप है। फ्रेंड्स, स्क्रैप दो तरह के होते हैं, स्क्रैप दो तरह के होते हैं। एक होता है स्क्रैप ऑफ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का स्क्रैप होता है। रॉ मटेरियल के स्क्रैप को हम डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं उसकी कैलकुलेशन में स्क्रैप ऑफ मटेरियल को माइनस करते हैं। जो दूसरा स्क्रैप होता है, मतलब रॉ मटेरियल का स्क्रैप नहीं, दूसरा स्क्रैप, जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के समय जो स्क्रैप होता है उसको हम लेस करते हैं, डिडक्ट बिफोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले डिडक्ट करते हैं। मतलब अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप है तो फिर यहां नहीं आएगा, कॉस्ट शीट में इधर नहीं आएगा, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन में ही माइनस हो जाएगा। बट अगर वो स्क्रैप रॉ मटेरियल का नहीं है तो फिर हमें उसको कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जस्ट पहले माइनस करना है। दो तरह के स्क्रैप, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो कि स्क्रैप रॉ मटेरियल का स्क्रैप है, तब तो आपको उसको मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करते समय माइनस करना है। बट अगर मटेरियल का स्क्रैप नहीं दिया हुआ है, केवल लिखा हुआ है स्क्रैप, इसका मतलब है वो अदर स्क्रैप है, तो उस स्क्रैप को हमें कॉस्ट शीट में माइनस करना है। कब माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जस्ट पहले। अगर क्वेश्चन में स्क्रैप के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो ये अदर स्क्रैप ही माना जाएगा। रॉ मटेरियल का स्क्रैप तभी माना जाएगा जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि इट इज स्क्रैप ऑफ मटेरियल। करेक्ट? तो ये हमारा पहला एक्सपेंडिचर हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेज, जो भी डायरेक्ट वेजेज है उसको हमें लिखना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो हम इंक्लूड करते हैं रॉयल्टी को। अगर रॉयल्टी का खर्चा दे रखा है, रॉयल्टी एक्सपेंडिचर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर कोई स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, अगर किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हमने किया है तो वो एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। रॉयल्टी इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर हमने किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस किया है तो वो एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा। करेक्ट? तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट तक कवर हो गया। अब इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड is also known as manufacturing overhead। हम उसको वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं, हम उसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं? प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, तीन एक्सपेंडिचर को छोड़कर, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीन को छोड़कर फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस होता है, पावर की कॉस्ट, मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, प्लांट एंड मशीनरी अगर हमने रेंट पे लिया तो उसका लीज रेंट, मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर और मेंटेनेंस, सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन, ये जितने भी एक्सपेंडिचर है ये सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। कंज्यूमेबल स्टोर, मशीन के अंदर जो कंज्यूमेबल स्टोर यूज होते हैं वो कंज्यूमेबल स्टोर, वो भी सारे क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम इसके बाद में ऐड करते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा हो फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब सारे फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, या फिर हो सकता है आपको 4-5 एक्सपेंडिचर दे रखा हो, तो वो जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखे हैं उन सबको आप टोटल करोगे और फिर उसकी टोटल को आप यहां पर लिखोगे फैक्ट्री ओवरहेड। ये रिजल्ट क्या आएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। इन सब के बारे में क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर दे रखा है तो ऐड लेस करने। अगर मान लो आपको WIP स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कोई डिटेल है ही नहीं तो इसका मतलब है
WIP का स्टॉक 0, ना तो ओपनिंग में ना क्लोजिंग में। बट अगर आपको डिटेल दे रखी है WIP का ओपनिंग स्टॉक, WIP का क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर आपको यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट करना है। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, और एक होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। 2 तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, एक रिलेटिंग टू प्रोडक्शन होता है और एक होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये जो रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है हम इसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में लिखते हैं, एड आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम उसको ऐड करते हैं। और ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है हम इसको ऐड करते हैं आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं। जबकि जो रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है हम उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, तो आप उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करोगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है इट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करोगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बताया कि वो रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर एग्जांपल ₹2 लाख, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। हम उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एज्यूम नहीं करेंगे। हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इट इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, और हमें इसको कहाँ ऐड करना है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करना है। और कॉस्ट शीट पूरी कंप्लीट होने के बाद आपको वहां पर एजम्पशन लिखनी है, वी एज्यूम्ड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को क्या मानोगे? इट इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर दे रखी है तो आपको लिखना है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अगर दे रखी है तो लिखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट 2 तरह की होती है। पैकिंग कॉस्ट आर ऑफ 2, वन इज प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एंड अनदर इज सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एंड सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। ये जो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट होती है हम इस पैकिंग कॉस्ट को ऐड करते हैं आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं। बट जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट होती है इट इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होती है। सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने के लिए पैकिंग कॉस्ट जो लगती है वो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट होती है। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड होती है, बट जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट होती है इट इज इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन में दे रखा होगा पैकिंग कॉस्ट के लिए कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी। अगर प्राइमरी है तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करोगे, अगर सेकेंडरी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को लिखते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है ये जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी, ये हो गया पैकिंग कॉस्ट। फिर स्क्रैप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि स्क्रैप की जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, बाई प्रोडक्ट की जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, हम इसको माइनस करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, मटेरियल का जो स्क्रैप होता है वो यहाँ से माइनस नहीं होता है। जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं
तो वहां पर ही मटेरियल की कॉस्ट माइनस, मटेरियल का स्क्रैप माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, आपको वैल्यू दे रखी होगी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जनरली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ होता, हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर वैल्यूएशन दिया हुआ है तो सीधी वैल्यूएशन लिख दो, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक का वैल्यूएशन तो दे रखा होगा, मगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक अगर दे रखा है तो डायरेक्टली लिख दो वैल्यूएशन जितना दे रखा है। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है तो आप इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट। कैसे? फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 50 लाख रुपीज है। आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन की यूनिट मान लेते हैं वो 10,000 यूनिट है, और आपका जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक की यूनिट है मान लेते हैं वो 2000 यूनिट है। तो 2000 यूनिट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 लाख, प्रोडक्शन की यूनिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक की यूनिट 2000 इक्वल्स टू ₹10 लाख। क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 10 लाख रुपीज। आप कॉस्ट शीट में क्या लिखोगे? 10 लाख रुपीज। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन दे रखा है तब तो आप डायरेक्टली वैल्यूएशन लिख दो, बट अगर क्वांटिटी पता है, वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें और आता है, ये प्रोडक्शन की यूनिट, प्रोडक्शन की यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है? प्रोडक्शन की यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक की यूनिट, ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट, इसमें ऐड होता है प्रोडक्शन की यूनिट, इसमें ऐड होती है प्रोडक्शन की यूनिट, इसमें से लेस होता है यूनिट्स सोल्ड, तो रिजल्ट आता है क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक की यूनिट, क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट। ये जो 4 पॉइंट है इसमें से कोई भी 3 पॉइंट हो सकता है आपको दिए हुए, तो आपको एक पॉइंट बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट दे रखी है, आपको यूनिट सोल्ड दे रखी है, और आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट भी दे रखी है। तो क्या आप प्रोडक्शन की यूनिट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। कैसे? जो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है उसकी यूनिट में ऐड करो यूनिट सोल्ड और लेस करो ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट, तो आपको क्या होगा? आपको प्रोडक्शन की यूनिट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट दे रखी है, आपको प्रोडक्शन की यूनिट दे रखी है और आपको सेल्स यूनिट दे रखी है, तो आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक यूनिट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। समझा? मतलब ये जो भी 4 टोटल पॉइंट दे रखे हैं, इन 4 में से अगर आपको कोई 3 तो आप 4th को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, और यहां तक भी हम पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच गए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और जनरल। अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो वो यहाँ पर ऐड होंगे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में मार्केटिंग के ओवरहेड, मतलब सेल्स को प्रमोट करने के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जो पैकिंग कॉस्ट है सेकेंडरी, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगी आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की टोटल, और उसके बाद आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स।
टोटल कॉस्ट में अगर आप फिर लिखो सेल्स तो आपको डिफरेंस में क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। और ये है हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो हम कॉस्ट शीट में लेते ही नहीं है। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस नॉट टेकन इन कॉस्ट शीट। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है जो हम कॉस्ट शीट में लेते ही नहीं है। वो एक्सपेंडिचर की लिस्ट बना लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट। ये जो कैश डिस्काउंट देते हैं वो कॉस्ट शीट में नहीं आता। टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं आता। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कॉस्ट शीट में नहीं आता। बैड डेट्स, बैड डेट्स कॉस्ट शीट में नहीं आता। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन, किसी भी टाइप का आप प्रोविजन बना रहे हो, कोई भी टाइप का प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कुछ भी टाइप का प्रोविजन बना रहे हो वो कॉस्ट शीट में नहीं आता। डिविडेंड अगर आपने पे किया है वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को आपने सेल किया, फिक्स्ड एसेट्स को आपने सेल किया, तो उसका जो लॉस होता है, अगर आपने सेल किया और उस पर लॉस हो रहा है, वो लॉस कॉस्ट शीट पे नहीं आता। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर आपने कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है जो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं वहां तो आते हैं बट वो कॉस्ट शीट में नहीं लेते, एटसेट्रा। अच्छा, सेम इसी तरीके से बहुत सारी इनकम भी ऐसी है जो कॉस्ट शीट में नहीं लेते। इनकम नॉट टेकन इन कॉस्ट शीट, बहुत सारी ऐसी इनकम है जो कॉस्ट शीट में हम नहीं लेते। फर्स्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। सेकंड, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम को कॉस्ट शीट में नहीं लेते। इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम को कॉस्ट शीट में नहीं लेते। रेंट की इनकम, रेंट की इनकम को भी कॉस्ट शीट में नहीं लेते। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी कॉस्ट शीट में नहीं लेते, एटसेट्रा। तो बहुत सारे इनकम, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते, कुछ इनकम ऐसी है जो कॉस्ट शीट में नहीं आती। तो जनरली क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारी डिटेल दे रखी होती है और आपको कॉस्ट शीट बनानी होती है। तो आई थिंक बहुत ईजी है, इस तरीके से, इस फॉर्मेट से आप कॉस्ट शीट बना सकते हो। तो जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको ध्यान रखना पड़ सकता है पैकिंग कॉस्ट के बारे में कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। फिर आपको ध्यान करना पड़ सकता है स्क्रैप का कि स्क्रैप मटेरियल का स्क्रैप है या अदर है। अगर मटेरियल का स्क्रैप है तो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करना है, अदर है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले माइनस करना है। फिर आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना पड़ सकता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप डिवाइड करो प्रोडक्शन यूनिट का और मल्टीप्लाई करो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट का, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिल जाएगा। इसके लिए प्रोडक्शन की यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और इस तरीके से आपकी पूरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर
यहाँ पर इसमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के बाद आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस और कौन कौन सी इनकम को हमें कॉस्ट शीट में नहीं लेना है। ये सब ध्यान रखकर हम आराम से कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया और वो चैप्टर है कॉस्ट शीट का चैप्टर। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं सेकंड चैप्टर और वो है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर को रिवाइज करते हैं। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मीन्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें। कंट्रोल और कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स दे रखी है। पहली टेक्निक का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। पहली टेक्निक का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। दूसरी टेक्निक का नाम है EOQ। तीसरी टेक्निक का नाम है ABC एनालिसिस। फोर्थ टेक्निक का नाम है टर्नओवर रेशियो। फिफ्थ टेक्निक का नाम है स्टोर्स लेजर। ये 5 टेक्निक है जो मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ये सारी टेक्निक पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 5 टेक्निक ही हमें इस चैप्टर में दे रखी है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट इस चैप्टर में दे रखा है और वो है मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल। टोटल 5 तरह के स्टॉक लेवल होते हैं। पहला स्टॉक लेवल, इट इज रीऑर्डर लेवल। पहला स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल। ये वो स्टॉक लेवल है जहां पर हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है। मतलब हमें नया ऑर्डर कब प्लेस करना है, क्या पूरा स्टॉक खत्म होने के बाद नया ऑर्डर प्लेस करना है या उससे पहले। तो बिल्कुल पूरा स्टॉक खत्म होने के बाद हमें नया ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, उससे पहले प्लेस करना है। तो पहले कब, वो जो स्टॉक की क्वांटिटी जहां पर हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम उस स्टॉक की क्वांटिटी को कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला, इफ सेफ्टी स्टॉक लेवल गिवन। अगर हमें क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा हो, अगर हमें क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा हो तो रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ROP, मतलब रीऑर्डर पीरियड। एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें मटेरियल कितने टाइम में रिसीव होता है। जैसे आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मुझे मटेरियल 4 दिन बाद मिला, तो ये जो 4 डेज है इट इज रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, उसमें हमें ऐड करना है सेफ्टी स्टॉक। रिजल्ट इज रीऑर्डर लेवल। इसको रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं और बहुत बार इसको रीऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं। रीऑर्डर पॉइंट, या इसको बहुत बार ऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं, केवल ऑर्डर पॉइंट। इन सब का मतलब एक ही है, रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल चाहे रीऑर्डर पॉइंट या चाहे केवल ऑर्डर पॉइंट, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा है, इफ
सेफ्टी स्टॉक लेवल नॉट गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आरओपी। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं दे रखा है तो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखा है तो एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेकंड लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, या फिर इसको हम सेफ्टी स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं, सेफ्टी लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, या इसका दूसरा नाम है सेफ्टी लेवल। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड आरओपी। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, इट इज मिनिमम लेवल, या फिर इसको कह सकते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल। तीसरा स्टॉक लेवल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा स्टॉक की क्वांटिटी क्या हो सकती है, हम उसको कहते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROQ का मतलब होता है EOQ, जब हम सेकंड टेक्निक पढ़ते हैं उसका नाम है EOQ। EOQ और ROQ सेम है। अगर क्वेश्चन में ROQ दे रखा है तो ठीक, अगर ROQ नहीं दे रखा है तो पहले आपको EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और EOQ को ही हम क्या मानते हैं ROQ, फिर आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ROQ प्लस ROL रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये जो कंजम्पशन की रेट होती है ना, ये कंजम्पशन की रेट तीन तरह की होती है। कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन रेट तीन तरह की होती है, एक होती है मिनिमम, एक होती है एवरेज, और एक होती है मैक्सिमम। कंजम्पशन की तीन रेटें होती है, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। और रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड भी तीन होता है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बट अगर मान लो किसी क्वेश्चन में रीऑर्डर पीरियड केवल एक ही दे रखा है, फॉर एग्जांपल दे रखा है रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू 10 डेज, अब ये नहीं दे रखा है कि ये मिनिमम है या एवरेज है या मैक्सिमम है, तो फिर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो दे रखा है वो ही मिनिमम है, वो ही एवरेज है और वो ही मैक्सिमम है। अगर अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, एक ही दिया हुआ है, तो फिर तीनों के तीनों उसी को मान लेंगे, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। सेम इसी तरह से कंजम्पशन रेट की भी मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम अगर अलग अलग नहीं दे रखी है तो जो दे रखी है वो ही मिनिमम, वही एवरेज, वही मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट हमारा स्टॉक लेवल आता है एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, आप एग्जाम में दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला आपको लगाना है। एक फॉर्मूला तो है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। और एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ROQ, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ROQ। तो दो फॉर्मूले, आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो।
हो सकता है दोनों का आंसर अलग है, बट आपको एक ही अप्लाई करना है और कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो। फिर एक और स्टॉक लेवल आपको दे रखा है और वो आपको दे रखा है डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल, 5 स्टॉक लेवल होते हैं। डेंजर स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट होता है? डेंजर स्टॉक लेवल इक्वल्स टू एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, ये जो रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। वैसे भी अगर ये दे रखा है इसका मतलब है डेंजर लेवल कैलकुलेट करना होगा, तभी रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो अगर इसको रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज को एवरेज कंजम्पशन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेंजर स्टॉक लेवल। तो टोटल 5 तरह के स्टॉक लेवल होते हैं। एक होता है रीऑर्डर लेवल, दूसरा होता है मिनिमम लेवल, तीसरा होता है मैक्सिमम लेवल, चौथा होता है एवरेज लेवल और फिफ्थ इज डेंजर लेवल। मिनिमम रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया? रीऑर्डर लेवल अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखा है तो फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं दे रखा है तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। दूसरा स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसको आप सेफ्टी स्टॉक लेवल भी कह सकते हो। उसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तीसरा स्टॉक लेवल होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फोर्थ स्टॉक लेवल होता है एवरेज स्टॉक लेवल, जिसके दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ROQ। आप कोई भी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। फिफ्थ है डेंजर स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। तो ये 5 टोटल स्टॉक लेवल हमें दे रखे। अच्छा, इसके बाद में आते हैं सेकंड टेक्निक। मैंने आपको टोटल 5 टेक्निक पढ़े। फर्स्ट टेक्निक हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्टॉक लेवल। अब रिवाइज करते हैं सेकंड टेक्निक विच इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो EOQ के बनते हैं। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो स्टॉक क्वांटिटी जहां पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आती है, वो स्टॉक लेवल जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आती है। EOQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है √2AB डिवाइडेड बाय C। इसमें A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं A? या तो ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखा होगा गिवन। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि हमारी 1 साल की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इतनी है, तब तो ठीक है, डायरेक्टली दे ही रखा है। या फिर दूसरा तरीका है हमें एनुअल प्रोडक्शन दे रखा हो, हमें एनुअल प्रोडक्शन दे रखा हो और हम उसको मल्टीप्लाई कर लें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एनुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट एंड 1 यूनिट रिक्वायर्ड 2 kg रॉ मटेरियल। 1 लाख यूनिट इज प्रोडक्शन पर एनम एंड 2 kg इज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमें 1 लाख यूनिट बनानी है और 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 2 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 साल में हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी 2 लाख kg, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें एनुअल प्रोडक्शन तो दे रखा होता है बट 1 यूनिट में कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता।
अगर ऐसा है तो फिर एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे? एवरेज कंजम्पशन रेट से। कैसे निकालोगे? एवरेज कंजम्पशन रेट। एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय 365 और 52। अगर एवरेज कंजम्पशन रेट पर डे दे रखी है तो 365 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर एवरेज कंजम्पशन रेट पर वीक दे रखी है तो आप 52 से मल्टीप्लाई करो, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एनुअल कंजम्पशन मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर एनुअल कंजम्पशन डायरेक्टली दिया हुआ है तो फिर दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर फर्स्ट नहीं दे रखा है तो फिर सेकंड से दिमाग लगाना है। एनुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। अगर मान लो सेकंड की डिटेल भी अधूरी है, एक डिटेल ही है, दूसरी डिटेल नहीं है, या दोनों ही डिटेल नहीं है, तो फिर आप थर्ड पॉइंट का यूज करोगे, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय 365 या मल्टीप्लाई बाय 52, और इस तरह से हम क्या निकालेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। करेक्ट? तो ये तो आ गया हमारा ए। अब आता है बी। बी का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसको पर ऑर्डर भी कह सकते हैं या इसको पर लॉट भी कह सकते हैं। पर लॉट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर लॉट। ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा एक्सपेंसेस दे रखे हैं और वो दोनों या जो भी खर्चे दे रखे हैं वो सब पर लॉट दिए हुए, तो जितने भी खर्चे पर ऑर्डर या पर लॉट दिए हुए उन सबको ऐड कर दो, वो हमें क्या मिलेगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है कि इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर ₹200। फिर आपको दे रखा है फ्रेट चार्जेज पर ऑर्डर ₹100। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹200। तो ये जो तीन एक्सपेंडिचर है तीनों पर ऑर्डर दिए हुए, तो ऐड कर लो 500। तो 500 क्या हो गया? बी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर आपको पर ऑर्डर कुछ खर्चे दे रखे हैं तो सबको ऐड करो, तो हमें क्या मिलेगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बट ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एक ही दे रखी होती है, तो ईजी है, फिर वो आपकी क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब बी हो गया। ठीक है? अब इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो लेते हैं सी। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखो ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अब लेते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, या फिर इसको स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं, या फिर इसको होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। कैरिंग कॉस्ट या इसका एक और नाम है स्टोरेज कॉस्ट, या फिर इसका एक और नाम है, इसको होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। होल्डिंग कॉस्ट सबका एक ही मतलब है। ठीक है? अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालते हैं? या तो आपको क्वेश्चन में वो डायरेक्टली दे रखी होगी कि हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर एनम 10 रुपीज, राइट? या फिर ऐसे दे सकता था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ 2 रुपीज। अगर ऐसा दे रखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ 2 रुपए, तो पर एनम कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, राइट? या फिर आपको कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज दिए हुए हो सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दिए हुए होते हैं, तो आप क्या करोगे? जो परचेज प्राइस है, जो हमारी परचेज प्राइस है रॉ मटेरियल की, उसको परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि हमारी जो परचेज प्राइस है रॉ मटेरियल की वो है 50 रुपीज। रॉ मटेरियल परचेज प्राइस इक्वल्स टू ₹50 पर केजी, और हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 10% है। तो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम 5 रुपीज हो गई। 50 परचेज प्राइस और कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज 10%, 50 का 10% 5 रुपीज। इट इज सी, राइट?
तो इस तरह से भी कैलकुलेट करना आपके आ सकता है। ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन में जो दिए हुए होते हैं वो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई होती है। तो ये हमारी ए बी सी की कैलकुलेशन हो गई और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें EOQ मिल जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आता है और वो कैलकुलेट करना आता है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट परचेज कॉस्ट, सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट और थर्ड कैरिंग कॉस्ट। एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एक साल में कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, इट इज परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय B। A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय B, इट इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैरिंग कॉस्ट एनुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं? EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C, इट इज एनुअल कैरिंग कॉस्ट। और इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगी? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या मिल जाएगी? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो क्वेश्चन में जनरली क्या आता है? आप EOQ कैलकुलेट करो, और क्या आता है? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करो। एक इसमें और पॉइंट आता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी की एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल दे रखी है, सपोज 50,000। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल इज 50,000। हमने EOQ कैलकुलेट किया, EOQ कैलकुलेट किया, सपोज EOQ हमारा है 10,000 kg। 50,000 kg इज एनुअल रिक्वायरमेंट, EOQ इज 10,000 kg। मतलब हम 50,000 किलो एक साल में परचेज करेंगे। और कैसे परचेज करेंगे? 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5 बार में परचेज करेंगे। बट अभी कंपनी की प्रेजेंट पॉलिसी क्या है? प्रेजेंट पॉलिसी, अभी कंपनी की प्रेजेंट पॉलिसी है वो ऑर्डर की साइज उसकी है 25,000 kg पर ऑर्डर। हमने कहा 10,000 किलो का एक ऑर्डर देना है, एक साल में 50,000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप 5 बार में रॉ मटेरियल खरीद लो। मगर अभी कंपनी क्या करती है? अभी कंपनी एक ऑर्डर 25,000 kg का देती है, मतलब पूरा मटेरियल 50,000 किलो 2 बार में खरीद लेती है। तो दिखती बात है, अगर वो कंपनी ऐसा कर रही है, EOQ को अगर हम फॉलो नहीं करें तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो हमें बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि बताओ हमारी कॉस्ट कितनी ज़्यादा आएगी। तो आपको क्या करना है? आपको पहले एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट पता करना है। अगर हम EOQ को फॉलो करते हैं तो हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आती है। फिर आपको एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट वापस से पता करनी है एज पर प्रेजेंट पॉलिसी। प्रेजेंट पॉलिसी क्या है? हमारी ऑर्डर की साइज अभी प्रेजेंट पॉलिसी में 25,000 kg है। तो आप वापस से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, अगर ऑर्डर की साइज अभी जो 25,000 kg है उससे हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी लगती है। तो जब आप EOQ पे टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालोगे और जब आप अभी प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालोगे तो प्रेजेंट पॉलिसी पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी EOQ की टोटल कॉस्ट से। जैसे मान लो आपने प्रेजेंट पॉलिसी पे टोटल कॉस्ट निकाली, प्रेजेंट पॉलिसी पे टोटल कॉस्ट निकाली, सपोज वो आती है आपकी टोटल कॉस्ट है वो है 10,50,000। और फिर आपने EOQ पे टोटल कॉस्ट निकाली, मान लो वो टोटल कॉस्ट आती है 10,30,000। इसका मतलब है प्रेजेंट पॉलिसी फॉलो करने से, आप EOQ को फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट 20,000। तो क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि बताओ प्रेजेंट पॉलिसी से हमारी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है।
तो हमारी 20,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। मतलब आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट एज पर प्रेजेंट पॉलिसी से भी कैलकुलेट करनी है और टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू से भी कैलकुलेट करनी है। ईओक्यू की टोटल कॉस्ट कम आएगी और प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो कितनी ज़्यादा आ रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है, जैसे मान लो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है सपोज 1 लाख केजी, 1 लाख केजी, और हमारा ईओक्यू आता है सपोज ईओक्यू इक्वल्स टू 5,000 केजी। ठीक है, हमने कहा हम एक बार में 5,000 किलो परचेज करेंगे और एक साल में टोटल 1 लाख केजी, मतलब हम 5,000 करके टोटल 1 लाख केजी परचेज करेंगे। ठीक है, बट एक सप्लायर कहता है, एक सप्लायर आपको ऑफर देता है कि ये जो आपने ऑर्डर की साइज फिक्स की है 5,000 किलो, इसकी जगह आप ऑर्डर की साइज करो 10,000 केजी। मैं आपको परचेज प्राइस में 2% का डिस्काउंट दूं। तो आपको बताना है कि क्या सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। फिर से आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आप फिर से टोटल कॉस्ट निकालोगे कि अगर मैं ईओक्यू को फॉलो करता हूं तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या आती है। टोटल कॉस्ट में क्या क्या, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। आप ईओक्यू को फॉलो करो तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, और अगर आप सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करो तो आपकी परचेज कॉस्ट कितनी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी, कैरिंग कॉस्ट कितनी और टोटल कॉस्ट कितनी। फिर आप कंपेयर करोगे कि टोटल कॉस्ट कम कहाँ पे। अगर टोटल कॉस्ट ईओक्यू पर कम है तो आप कहोगे सप्लायर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट अगर आपकी टोटल कॉस्ट सप्लायर के ऑफर पे कम है तो फिर आप लिखोगे कि सप्लायर ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। मतलब आपको टोटल कॉस्ट करके कंपेयर करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके कंपेयर करना है कि टोटल कॉस्ट कम कहाँ पे, ईओक्यू पर या सप्लायर ऑफर पे। सप्लायर ऑफर पे कम है तो सप्लायर ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, ईओक्यू पर कम है तो सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं ईओक्यू के हिसाब से। आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो ईओक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ध्यान रखो, एक आपको पता रखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, और एक आपको पता रखना है कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। करेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा टॉपिक लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक मैंने आपको बताया स्टॉक लेवल, वो हमने कर लिया 5 स्टॉक लेवल। फिर हमने दूसरा टॉपिक ईओक्यू भी कर लिया। अब तीसरा लेते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस ये कहता है कि आपके जितने भी रॉ मटेरियल है, मतलब आपकी फैक्ट्री में जितने टाइप के मटेरियल है, आप सारे मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में हमें उन मटेरियल को रखना है जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है और क्वांटिटी बहुत कम होती है। सी कैटेगरी में उनको रखना है जिनकी वैल्यू बहुत लो होती है और क्वांटिटी बहुत हाई होती है। बी में उनको रखना है जिनकी वैल्यू भी एवरेज होती है, ज़्यादा कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, एवरेज होती है, और क्वांटिटी भी एवरेज होती है। मतलब आपको सारे मटेरियल, जितने भी टाइप के मटेरियल है, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, ए बी सी। ए हाई वैल्यू लो क्वांटिटी, बी में वो मटेरियल आएंगे जिनकी वैल्यू लो बट क्वांटिटी हाई, और बी में वो आएंगे जो एवरेज वैल्यू एवरेज क्वांटिटी। मतलब ए हाई वैल्यू, सी लो वैल्यू और बी एवरेज वैल्यू। ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया? ये जो मटेरियल कंट्रोल करना है, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है। ईओक्यू है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, स्टोर लेजर है, स्टॉक लेवल है। ये सारी टेक्निक हमें यूज करनी है। जो जो मटेरियल ए कैटेगरी में, उनका हमें कंट्रोलिंग करनी है। जो सी कैटेगरी में है उनकी कंट्रोलिंग नहीं करनी है, और जो बी में है उसके लिए हम करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि अगर हम उनका कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग करने की कॉस्ट क्या आती है और कंट्रोलिंग करने से बेनिफिट क्या होता है। अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है तब तो कंट्रोलिंग करेंगे, बी कैटेगरी में जो मटेरियल है उनकी कंट्रोलिंग करेंगे। और अगर कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो कंट्रोलिंग नहीं करेंगे। मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, बेनिफिट ज़्यादा है तो कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये पूरा जो क्लासिफिकेशन होता है मटेरियल का, हम केवल मटेरियल को 3 कैटेगरी में इसलिए क्लासिफाई कर रहे हैं कि हमें ये पता करना है कि हमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या सारे मटेरियल का करना है या कुछ मटेरियल का ही करना है। तो ये टेक्निक ये कहती है कि सबका मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल नहीं करना है, केवल वो मटेरियल जो ए कैटेगरी में है उनका करना है, जो सी कैटेगरी में है उनका कंट्रोलिंग नहीं करना है, और जो बी कैटेगरी में है उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कंट्रोलिंग करनी है या नहीं करनी। इट इज एबीसी एनालिसिस। फिर इसमें एक और टेक्निक आती है, फोर्थ टेक्निक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये जो रॉ मेटेरियल होते हैं, कुछ रॉ मेटेरियल ऐसे होते हैं जो फास्ट मूविंग होते हैं, मतलब उनका मूवमेंट बहुत फास्ट है, परचेज किया कंज्यूम हो गया, परचेज किया कंज्यूम हो गया, फास्ट रनिंग आइटम है। कुछ मटेरियल होते हैं जो बहुत स्लो रनिंग है, धीरे धीरे कंज्यूम होते हैं, परचेज किया कंज्यूम हो रहे हैं धीरे धीरे, फिर खरीदा है तो धीरे धीरे उसका मूवमेंट होता है। तो मटेरियल का मूवमेंट फास्ट है या स्लो, ये पता करने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? अच्छा, एक और इसमें कैलकुलेशन होती है, पहले वो लिख लेता हूं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इट इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। जो फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल होते हैं, फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल वो होते हैं जिनका टर्नओवर रेशियो हाई होता है, टर्नओवर रेशियो हाई और होल्डिंग पीरियड लो। होल्डिंग पीरियड लो। जिस रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है और होल्डिंग पीरियड कम है वो फास्ट मूविंग मटेरियल होता है। और स्लो मूविंग कौन सा होता है? स्लो मूविंग वो होता है जिनका टर्नओवर रेशियो लो होता है, टर्नओवर रेशियो लो और होल्डिंग पीरियड हाई। होल्डिंग पीरियड हाई, ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। तो ये आपका फोर्थ टेक्निक यहां पर हमने रिवाइज की और वह टर्नओवर रेशियो। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब आता है, पहले हम करते हैं मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन, ये वाला पार्ट। मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन क्या होती है? मटेरियल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम एक फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के बाद उसको फैक्ट्री में लाके इंस्टॉल करने तक का जितना भी खर्चा होता है वो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है। सेम उसी तरीके से
जब हम मटेरियल को परचेज करते हैं, कहाँ से परचेज करते हैं? सप्लायर से। सप्लायर से परचेज करते हैं और वो मटेरियल कहाँ आता है? हमारे गोडाउन तक आता है, हमारे स्टोर तक आता है। तो सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया और उसको हमारे स्टोर तक लेकर आए। जितने भी खर्चे लगते हैं स्टोर तक आने तक, जितने भी खर्चे लगते हैं, वो सारे के सारे खर्चे मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होते हैं। अच्छा, बाद में जाके कुछ लेस भी होते हैं, तो क्या ऐड होते हैं और क्या लेस होते हैं वो हमें इसमें दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। सप्लायर, सप्लायर जो होता है, सप्लायर बनाता है बिल, सप्लायर इनवॉइस बनाता है। इनवॉइस कैसे बनता है? इनवॉइस कैसे बनता है? इनवॉइस वैल्यू हम उसमें से लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आता है हम उसमें ऐड करते हैं जीएसटी, और ये बन गया सप्लायर का इनवॉइस। अब बात आती है इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट में बहुत सारे एक्सपेंसेस लग सकते हैं। क्या क्या खर्चे लग सकते हैं इन ट्रांजिट में? इन ट्रांजिट के जितने भी खर्चे लगते हैं वो सब ऐड हो जाते हैं। जैसे कार्टेज, कार्टेज लग सकती है, जैसे ये कार्टेज लग सकती है, जैसे फ्रेट इनवर्ड जिसको हम कहते हैं, फ्रेट लग सकता है, कैरिज इनवर्ड लग सकता है, कस्टम ड्यूटी लग सकती है, कस्टम ड्यूटी लग सकती है। इन ट्रांजिट का अगर इंश्योरेंस कराया है तो इन ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम लग सकती है। हो सकता है हमने पैकिंग के लिए कुछ खरीदा है तो पैकिंग कॉस्ट लग सकती है। ये सारे खर्चे, एनी अदर एक्सपेंसेस, और भी कोई एक्सपेंसेस लगा है ड्यूरिंग ट्रांजिट, वो सारे के सारे खर्चे हम मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अब वो मटेरियल कहाँ पहुंच गया? हमारी फैक्ट्री में पहुंच गया। तो फैक्ट्री से स्टोर तक खर्चा लगता है जिसको हम अनलोडिंग चार्जेज कह सकते हैं या फिर हैंडलिंग कॉस्ट कह सकते हैं, वो उसमें ऐड होता है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वो उसमें ऐड हो जाएगा, हैंडलिंग कॉस्ट। फिर इसमें से माइनस होता है जीएसटी क्रेडिट। अगर जीएसटी की क्रेडिट मिलती है, जीएसटी की अगर क्रेडिट मिलती है तो ये जो इनवॉइस, ये जो बिल में जितनी इनवॉइस ऐड की थी वो पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी अगर जीएसटी की क्रेडिट मिलती है तो। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएसटी क्रेडिट मिलती है तो माइनस करना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलती है तो माइनस नहीं करना। बट अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि जीएसटी क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जीएसटी क्रेडिट मिलेगी, तो आपको क्या करना है? उसको माइनस करना है। अच्छा, और माइनस क्या होता है? पैकिंग इफ रिटर्नेबल। बहुत बार जो पैकिंग होती है वो रिटर्नेबल होती है, पैकिंग रिटर्नेबल होती है। तो अगर पैकिंग रिटर्नेबल होती है तो रिटर्न करने पर जो पैसा आएगा वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। पैकिंग अगर रिटर्नेबल है तो रिटर्न करने पर जितना पैसा आएगा वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम मटेरियल की कॉस्ट, और ये हमारी क्या आ गई? फाइनल कॉस्ट, मटेरियल की फाइनल कॉस्ट आ गई। करेक्ट। अब लास्ट टॉपिक इसमें है चैप्टर में, और वो है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर के वैसे तो बहुत सारे मेथड है, मगर मेन जो मेथड है वो है 4। एक मेथड है जिसका नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। और लास्ट है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। 4 मेथड मेन है। ठीक है। अच्छा, स्टोर लेजर, ये स्टोर है। स्टोर में मटेरियल की जो रिसिप्ट होती है वो 2 तरीके से रिसिप्ट होती है। मटेरियल 2 तरीके से आता है और मटेरियल 3 तरीके से कम होता है। 2 तरीके से बढ़ता है, 3 तरीके से कम होता है। बढ़ता कैसे? स्टोर में मटेरियल बढ़ेगा कैसे? फर्स्ट, जब हम मटेरियल को परचेज करते हैं तब मटेरियल इंक्रीज होता है,
और हमने मटेरियल को जब इश्यू करते हैं, जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने मटेरियल इश्यू किया है, अगर वो उसमें से कुछ मटेरियल को रिटर्न कर दे, रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ मटेरियल को रिटर्न कर देता है तो वो स्टोर के लिए क्या हो जाती है, रिसिप्ट, मतलब वहाँ स्टॉक बढ़ेगा। स्टोर में स्टॉक बढ़ेगा कब, जब मटेरियल खरीदेंगे तो बढ़ेगा, और या फिर जो मटेरियल हमने इश्यू किया था, जो मटेरियल हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया था, उन्होंने उसमें से कुछ मटेरियल वापस रिटर्न कर दिया तो स्टॉक बढ़ेगा। अच्छा, डिक्रीज कैसे होता है? स्टॉक 3 तरह से डिक्रीज होता है। फर्स्ट, जब हम मटेरियल को इश्यू करते हैं, इश्यूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया तो मटेरियल कम हो गया, स्टॉक कम हो गया। या फिर हमने परचेज रिटर्न किया, जब हम परचेज करते हैं तो स्टॉक बढ़ता है, परचेज रिटर्न करते हैं तो लेस होता है। और एक तीसरा और होता है लॉस, जब मटेरियल का लॉस होता है। अच्छा, ये जो लॉस होता है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो हम चार्ज करते हैं, चार्ज टू गुड आउटपुट, गुड यूनिट, चार्ज टू गुड यूनिट। और एबनॉर्मल लॉस होता है, इसको चार्ज करते हैं P&L में। कैसे, मैं बताता हूं आपको। नॉर्मल और एबनॉर्मल का क्या ट्रीटमेंट होता है समझना। जैसे मान लो जो स्टोर लेजर बनाते हैं, स्टोर लेजर का जनरली फॉर्मेट क्या होता है, स्टोर लेजर का फॉर्मेट जनरली इस तरह से बनता है। पहला कॉलम बनता है डेट का, दूसरा कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते। फिर हम लिखते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट में 3 कॉलम बनते हैं, क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट का। फिर हम लिखते हैं इश्यू। इश्यू में भी 3 कॉलम आते हैं, क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट का। और फिर हम लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस में भी 3 कॉलम बनते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स का, फिर रिसिप्ट, फिर इश्यू और फिर बैलेंस। ठीक है, मान लो हमारा बैलेंस है अभी 5000 kg, 10 रुपये की रेट 50,000, और हमारा एक और स्टॉक है 3000 kg एट द रेट 12, और ये हो गया 36,000। ठीक है, मान लो इसके अगले दिन लॉस हो गया। ये है हमारा स्टॉक है सपोज 25 अप्रैल का, और 26 अप्रैल को हमें लिखा हुआ है कि 200 kg का लॉस हो गया। और अभी मान लो हम FIFO मेथड काम में ले रहे हैं, तो 200 kg का लॉस हो गया। अब 200 kg या तो नॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा। तो नॉर्मल लॉस का क्या करना है और एबनॉर्मल लॉस का क्या करना है, ठीक है, समझना। मान लो FIFO मेथड है, तो 5000 kg जो FIFO में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो 200 kg कम हो गई, लॉस हुआ है तो कम हुआ है स्टॉक, तो वो कम किस में से होगा, इस 5000 में से होगा। अगर LIFO होता तो 3000 में से कम होता। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हमने इसमें से 200 kg कम कर दी। अगर लॉस नॉर्मल लॉस है तो वो ये कहता है कि रेट और अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, मतलब 200 kg का लॉस हुआ, क्वांटिटी तो कम कर दी मगर रेट और अमाउंट में कुछ नहीं लिखना है अगर नॉर्मल लॉस है तो ये जो 5000 kg है ये कम होकर 4800 kg हो गया। मगर रेट और अमाउंट में हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब अमाउंट सेम टू सेम रह गया 50,000। ये जो सेम 50,000 था वो रह गया 50,000 डिवाइडेड बाय 4800, रेट आ गई 10.42, नई रेट आ गई। और ये जो 3000 kg था 12 रुपीज़ की रेट से कितना हो गया, 36,000। ठीक, अगर ये नॉर्मल लॉस है तो। और अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो, अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो इसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसा मटेरियल हमने इशू का ट्रीटमेंट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड सेम एज स्टेटमेंट ऑफ इशू। अगर आप मटेरियल इशू करते हो तो कैसे लिखते हो वैसे ही लिखना है, बस वो किसी डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं होता, वो P&L में चार्ज हो जाता है। जैसे 26 अप्रैल को आपके यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हुआ 200 यूनिट, FIFO मेथड है,
तो अगर आप इशू करते तो कहाँ से इशू करते, 5,000 में से इशू करते 10 रुपये की रेट से, तो 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो 200, 10 और 2000। अच्छा 5000 में से 200 इशू हो गया, मतलब कम हो गया, तो रिमेनिंग बचा 4800, 10 रुपीज़ की रेट, और ये हो गया 48,000, और 3000 12 रुपीज़ की रेट 36,000। समझा। अगर मान लो फीफो की जगह लीफो मेथड होता, तो लीफो मेथड में हम क्या करते, ये जो 200 kg कम कर रहे हैं ये 3000 में से कम करते, ठीक है ना। तो लॉस या तो नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है। अगर नॉर्मल लॉस है तो क्वांटिटी लिखेंगे बट रेट और अमाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगा, जो बैलेंस स्टॉक है उसकी क्वांटिटी तो कम होगी, वैल्यू कम नहीं होगी, तो रेट इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट वैसा ही होता है जैसे इशू का होता है। आप इशू के लिए कैसे करते हो, कैसे लिखते हो, बस वैसे ही एबनॉर्मल लॉस को लिखना है। बस उसका जो एबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है वो किसी डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं होता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये स्टोर लेजर है ना, तो स्टोर लेजर तो आई थिंक आपको फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज का वो तरीका पता होगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज कैसे होता है स्टॉक 2 तरीके से, और डिक्रीज कैसे होता है 3 तरीके से, और लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना है, नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना है, एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में केवल लॉस लिखा हुआ है, ये नहीं दे रखा है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो जनरली हम उसको एबनॉर्मल लॉस मानते हैं। और आप एजम्पशन में लिख भी सकते हो लास्ट में स्टोर लेजर के बाद में कि लॉस इज स्टेटेड एज एबनॉर्मल लॉस। अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दे रखा है कि लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो आप उसको एबनॉर्मल मानो और वो एजम्पशन क्वेश्चन में लिख लो, ठीक है। ये आपका चैप्टर हो गया मटेरियल चैप्टर। तो हमने 2 चैप्टर तो रिवाइज कर लिए, एक तो कॉस्ट शीट और दूसरा मटेरियल। एक और तीसरा चैप्टर रिवाइज करते हैं और वो है बैच कॉस्टिंग, क्योंकि वो मटेरियल से रिलेटेड चैप्टर है, इसीलिए। चैप्टर हमारा पहला हो गया कॉस्ट शीट, फिर मटेरियल। अब हम करते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में जनरली आता है EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। और इसमें एक पॉइंट आता है और वो है EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी EBQ। जैसे EOQ होता है, अभी हमने मटेरियल का चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया EOQ। EOQ बताता है एक ऑर्डर की साइज, एक ऑर्डर की वो साइज जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। EBQ एक बैच की साइज, और वो बैच की साइज जो इकोनॉमिकल हो। EBQ क्या बताता है, एक बैच की साइज। अब ये बैच क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है एक साल में, प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स पर एनम। अब ये 50,000 यूनिट वो क्या करती है कंपनी, मान लो उसने इसके 5 बैच बना दिए। अगर 50,000 यूनिट पर एनम है और 5 बैच बनाना है, 5 इक्वल बैच बनाना है, तो एक बैच हो गया 10,000 यूनिट का। मतलब ये कंपनी क्या करेगी, इस 50,000 यूनिट को उसने 5 बैच में कन्वर्ट कर दिया। एक बैच 10,000 यूनिट का, तो वो पहले क्या करेगी, फर्स्ट बैच 10,000 यूनिट इसको कंप्लीट करेगी। कंप्लीट करने के बाद उसकी अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करेगी कि जो पहला बैच हमने 10,000 यूनिट का बनाया उसकी टोटल कॉस्ट क्या आई। फिर वो सेकंड बैच 10,000 यूनिट फिर से बनाएगी और उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेगी सेपरेटली। फिर तीसरा बैच फिर से 10,000 यूनिट, उसकी टोटल कॉस्ट। फिर चौथा बैच 10,000 यूनिट, उसकी टोटल कॉस्ट। फिर पांचवा बैच 10,000 यूनिट का, उसकी टोटल कॉस्ट। मतलब बैच वाइज कॉस्टिंग की जाती है, हर बैच की अलग से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। अब ये बैच की साइज जरूरी नहीं है कि हमें 50,000 यूनिट बनानी है, बैच की साइज 10,000 ही हो। बैच की साइज 5,000, बैच की साइज 2,000 भी कर सकते हैं, बैच की साइज 20,000 भी कर सकते हैं, बैच की साइज 12,000 भी कर सकते हैं। ये बैच की इकोनॉमिक साइज क्या होनी चाहिए, मतलब बैच की साइज जो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो, वो कैलकुलेट करने के लिए हम EBQ का यूज करते हैं। EBQ मतलब इकोनॉमिकल बैच साइज, इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी, ठीक है।
वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, EBQ, इसका फॉर्मूला है 2AB डिवाइडेड बाई C। EOQ का फॉर्मूला जैसे ही है, EOQ का फॉर्मूला क्या था, वही था, बस इसमें A का मतलब, EOQ में A का मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, यहाँ A का मतलब है एनुअल प्रोडक्शन। क्या मतलब है, एनुअल प्रोडक्शन। वहाँ A का मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ A का मतलब है एनुअल प्रोडक्शन, एक साल में जितना प्रोडक्शन करना है। B, वहाँ पर B का मतलब था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ B का मतलब है सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, पर सेटअप, सेटअप कॉस्ट। यहाँ पर, वहाँ पे C का मतलब था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और यहाँ पर भी C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। तो दो जगह चेंज है, एक तो वहाँ A का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल था, यहाँ A का मतलब एनुअल प्रोडक्शन है। B का मतलब वहाँ था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ B का मतलब है सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। C का मतलब वहाँ भी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पे भी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, मैंने आपको EOQ में बताया था कि टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे आती है, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट EOQ में हमने उसमें 3 कॉस्ट को ऐड किया था, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पर भी टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट होती है, टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट होती है, बट यहाँ पर परचेज कॉस्ट नहीं आती, केवल 2 ही कॉस्ट आती है, एक होती है सेटअप कॉस्ट और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय EBQ मल्टीप्लाई बाय B। सेटअप कॉस्ट यहाँ पर वैसी है जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, वहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था A डिवाइडेड बाय EBQ इंटू B, यहाँ पर A डिवाइडेड, वहाँ पर A डिवाइड बाय EOQ इंटू B, यहाँ पर A डिवाइड बाय EBQ इंटू B, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट EBQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू C, ये दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए तो आ जाती है टोटल एनुअल कॉस्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे मान लो एक कंपनी को 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है एनुअल, ठीक है, और कंपनी अभी जो प्रोडक्शन करती है, प्रेजेंट पॉलिसी, प्रेजेंट पॉलिसी, अभी कंपनी की प्रेजेंट पॉलिसी है बैच साइज, बैच साइज 20,000 यूनिट, अभी कंपनी की पॉलिसी है बैच की साइज 20,000 यूनिट, मगर हमने EBQ कैलकुलेट किया, EBQ मान लेते हैं 10,000 यूनिट ही आ रहा है, EBQ 10,000, EBQ कहता है कि अगर आप एक बैच की साइज 10,000 यूनिट करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगी, बट अभी हम ऐसा नहीं करते, अभी हमारी प्रेजेंट पॉलिसी क्या है, बैच की साइज है 20,000 यूनिट, तो बताओ इससे हमारी कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लगती है। तो हम क्या करेंगे, EBQ पे भी टोटल कॉस्ट निकालेंगे और 20,000 यूनिट की बैच साइज पे भी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर इम्प्लाइड है कि जो हमारी EBQ पर टोटल कॉस्ट होगी वो प्रेजेंट पॉलिसी की टोटल कॉस्ट से कम होगी, तो हमें बताना है कितनी कम होगी, मतलब EBQ हम काम में नहीं ले रहे हैं और हमारी बैच की साइज 20,000 यूनिट है, तो इससे हमारी कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लगती है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लो EBQ पे हमारी टोटल कॉस्ट आ गई सपोज 1,20,000 और 20,000 यूनिट की बैच साइज पर हमारी टोटल कॉस्ट हो गई सपोज 1,26,000, तो कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है, 6,000 पर एनम हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा जनरली अगर ऐसा पूछा है तो, कि अब प्रेजेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमारी कितनी कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा लगती है। तो आप पहले EBQ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो, फिर प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो और आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लगती है, ठीक है। इट इज बैच कॉस्टिंग। तो ये हमारा चैप्टर छोटा सा ही है, केवल इसमें एक ही पॉइंट जनरली जो आता है वो है EBQ, इकोनॉमिक
बैच क्वांटिटी। फिर इसमें अगला टॉपिक आता है, वो हम रिवाइज करेंगे जॉब कॉस्टिंग। देखिए जॉब कॉस्टिंग होती क्या है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें जॉब वाइज वर्क मिलता है। जॉब वाइज काम मिलने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, और मेरी टेक्सटाइल की फैक्ट्री में हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रिंटिंग का। एक दूसरी कंपनी से मुझे एक जॉब मिला, उनको 50,000 मीटर कपड़ा प्रिंट करके चाहिए। क्या चाहिए? 50,000 मीटर कपड़ा चाहिए प्रिंट करके। ये मेरे लिए एक जॉब हो गया। जॉब मैंने इसको एक नंबर दे दिया, जॉब नंबर 5। फिर एक और कंपनी, कोई दूसरी कंपनी ने मुझे एक जॉब दिया, मैंने उसको नंबर दे दिया जॉब नंबर 6। उन्होंने मुझे 1,00,000 मीटर कपड़ा प्रिंट करने के लिए दिया। फिर एक और कंपनी ने मुझे एक और जॉब दिया, इसको मैंने नंबर दे दिया जॉब नंबर 7। उसने मुझे 40,000 मीटर कपड़ा प्रिंट करने के लिए दिया। मतलब मुझे अलग अलग जो पर्सन होते हैं, वो अलग अलग कंपनी, अलग अलग बिजनेसमैन जॉब के ऊपर काम देते हैं। जैसा वो काम देते हैं, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, मैं वैसा काम करके उनको दे देता हूँ। ये क्या हो गया? जॉब पे काम मिलना। अच्छा, मैं क्या करूंगा, जॉब नंबर 5 मिला, जॉब नंबर 6 मिला, जॉब नंबर 7 में हर जॉब की अलग कॉस्ट शीट बनाऊंगा। हर जॉब की क्या बनूंगा मैं? कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ा है आज, सबसे पहले वही पढ़ा, कॉस्ट शीट। हर जॉब की मैं कॉस्ट शीट तैयार करूंगा। कॉस्ट शीट कैसे बनती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलाकर प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। हर जॉब की कॉस्ट शीट बनती है। हर जॉब की कॉस्ट शीट सेपरेट बनती है। अगर मेरे पास में 10 जॉब है तो मैं 10 कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगा, हर जॉब की अलग कॉस्ट शीट। और इस मेथड को क्या कहते हैं? जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग में भी बेसिकली हमें करना क्या है? जॉब कॉस्टिंग में भी हमें कॉस्ट शीट ही बनानी है। और कॉस्ट शीट कैसे बनती है वो हमने आज सबसे पहले पढ़ा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। बस उस जॉब वाइज कॉस्ट शीट बनती है, जितने जॉब, हर जॉब की अलग कॉस्ट शीट। और ये क्या मेथड हो गया? इट इज जॉब कॉस्टिंग। तो इतना सही चैप्टर था ये, ठीक है। तो आपको इसमें केवल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ध्यान रखना है, और वो जॉब वाइज कॉस्ट शीट आपको बनानी होती है, ठीक है। तो ये हमारा 4th चैप्टर हो गया, विच इज जॉब कॉस्टिंग। एक और चैप्टर हम रिवाइज कर लेते हैं, और उस चैप्टर का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। फिर आज की मैराथन क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट मैराथन क्लास में और 5 चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, एक और चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में ही इस चैप्टर में दे रखा है। इस चैप्टर में बाई प्रोडक्ट के लिए केवल और केवल थियोरी दे रखी है, ठीक है। अब जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद उसको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली मिलते हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट मिले हैं वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट हैं। जैसे मान लो हमें 3 प्रोडक्ट मिले, जॉइंट प्रोडक्ट 1, जॉइंट प्रोडक्ट 2 और जॉइंट प्रोडक्ट 3। रॉ मेटल एक है, हमने सेम प्रोसेसिंग की उस रॉ मेटल पर, और जैसी प्रोसेसिंग की 3 प्रोडक्ट हमें साइमल्टेनियसली मिल गए, और ये तीनों प्रोडक्ट क्या हो गए? जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। ये जो रॉ मेटल की कॉस्ट लगी है और ये जो प्रोसेसिंग करने की कॉस्ट लगी है, हम इसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। रॉ मेटल की कॉस्ट और उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट, इन दोनों की टोटल को हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो कॉस्ट है, ये जो जॉइंट कॉस्ट है, ये केवल जॉइंट प्रोडक्ट 1 के लिए नहीं, या केवल जॉइंट प्रोडक्ट 2 के लिए नहीं, या जॉइंट प्रोडक्ट 3 के लिए नहीं, ये इन तीनों के लिए। मतलब ये जो जॉइंट कॉस्ट है, इसका कुछ शेयर जॉइंट प्रोडक्ट 1 पे एलोकेट होगा, कुछ शेयर जॉइंट प्रोडक्ट 2 पे एलोकेट होगा, और कुछ शेयर जॉइंट प्रोडक्ट 3 पे एलोकेट होगा। अब ये एलोकेट कैसे होगा? मतलब ये जो जॉइंट कॉस्ट लगी, जैसे मान लो रॉ मेटल की कॉस्ट लगी सपोज 5 लाख रुपीज, और
प्रोसेसिंग करने की कॉस्ट लगी है सपोज 2 लाख रुपीज, टोटल कॉस्ट कितनी लगी 7 लाख। ये जो 7 लाख है इट इज जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट 1 2 3 तीनों पे बांट दी जाएगी। तो तीनों पे कैसे बांटेंगे, उसको बांटने के लिए इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। अच्छा, ये जो जॉइंट प्रोडक्ट है, ये रॉ मेटेरियल को हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करते ये जॉइंट प्रोडक्ट बन गए। ये जो पॉइंट है जहां पे जॉइंट प्रोडक्ट बने, इस पॉइंट को कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? सेपरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। ये जो जॉइंट प्रोडक्ट 1 है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि इस जॉइंट प्रोडक्ट 1 को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दो, या फिर इस जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करो। क्या करो? फर्दर प्रोसेस, और उसके बाद बेचो। फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचोगे तो रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये जॉइंट प्रोडक्ट 2 है, इसको भी फर्दर प्रोसेस करो, फर्दर प्रोसेस करो, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचोगे तो रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। ये जो जॉइंट प्रोडक्ट 3 है, इसको भी फर्दर प्रोसेस करो, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचोगे तो रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर बेचा जाए तो सेल वैल्यू ज्यादा आएगी। बट ये जो फर्दर प्रोसेस अगर किया जाए तो फर्दर प्रोसेस करने में खर्चा आता है। हम उस खर्चे को कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। या फिर इसको एक और नाम देते हैं, इसको कह सकते हैं सेपरेट कॉस्ट। क्या कह सकते हैं? सेपरेट कॉस्ट। फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल वैल्यू, ये सेल वैल्यू, ये सेल वैल्यू। ठीक है। तो हमें ये जो जॉइंट कॉस्ट है, ये जो 7 लाख रुपीस की जॉइंट कॉस्ट लगी, ये तीनों जॉइंट प्रोडक्ट पर बांटनी पड़ेगी। और अब इस तीनों जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे बांटें, इसके लिए हमें बहुत सारे मेथड दिए हुए। कौन कौन से मेथड है, 1 बाय 1 एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं। मगर उससे पहले एक काम करते हैं, छोटे से अमाउंट लिख लेते हैं, फिर अगर सारे मेथड को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो एक कंपनी ने क्रूड ऑयल परचेज किया, टोटल 1 लाख लीटर क्रूड ऑयल परचेज किया एट द रेट ₹60 पर लीटर। 60 रुपए की रेट से क्रूड ऑयल परचेज किया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने में कंपनी के 20 लाख रुपए और लग गए। तो देखो जॉइंट कॉस्ट लगी कितनी, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट वो तो लगी 60 लाख, और प्रोसेस करने की कॉस्ट वो लगी 20 लाख, और दोनों मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी लगी, टोटल कॉस्ट लगी 80 लाख। 80 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट लग गई जॉइंट कॉस्ट। जैसे ही प्रोसेस किया, कंपनी को 3 प्रोडक्ट एक साथ मिले। एक तो मिला पेट्रोल, दूसरा मिला ऑयल, तीसरा मिला डीजल। पेट्रोल कितना मिला, पेट्रोल मिला 40,000 लीटर, 40,000 लीटर पेट्रोल मिला। और पेट्रोल को अगर बेचा जाए यहीं पर, इसको कहते हैं सेपरेशन पॉइंट, मतलब जहां पर सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इसको कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। यहां पर बेचा जाए तो पेट्रोल को हम 100 रुपए पर लीटर की रेट से बेच सकते हैं। ऑयल कितना मिला, ऑयल मिला 30,000 लीटर, 30,000 लीटर ऑयल मिला, और अगर इसको यहाँ बेचा जाए तो इसकी रेट होगी 150 रुपए पर लीटर। डीजल भी 30,000 लीटर मिला, और अगर इसको यहाँ बेचा जाए तो इसकी रेट होगी 90 रुपीज़ पर लीटर। फिर हम पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी बेच सकते हैं। अगर पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो मान लो क्वांटिटी तो सेम है 40,000 लीटर, मगर इसकी रेट 100 रुपये से बढ़कर हो जाएगी 120 रुपये पर लीटर। ऑयल को भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्वांटिटी मान लेते हैं सेम रहेगी, बट इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़कर हो जाएगी 170 रुपीज़ पर लीटर। डीजल को भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद मान लेते हैं क्वांटिटी सेम रहेगी 30,000 लीटर, मगर इसकी सेलिंग प्राइस 90 से बढ़कर हो जाएगी 100 रुपये। मगर इनको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो फर्दर प्रोसेस करने का भी खर्चा लगेगा। मान लो पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है 5 लाख रुपीज़, ऑयल को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है 4 लाख रुपीज़, और डीजल को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है 2 लाख रुपीज़। अब हमने क्या किया,
हमने पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, ऑयल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, डीजल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा। अब हमें क्या करना है, ईयर एंड हो गया, हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट पता करना है। हमें ये पता करना है कि पेट्रोल का प्रॉफिट कितना, ऑयल का प्रॉफिट कितना, डीजल का प्रॉफिट कितना। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, और यहाँ पर कर देते हैं टोटल। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। सेल्स में से एक तो माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और एक माइनस करो जॉइंट कॉस्ट, तो क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा। पेट्रोल का प्रॉफिट, ऑयल का प्रॉफिट, डीजल का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू कितनी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 120, इट इज 48 लाख। 30,000 इंटू 170, इट इज 51 लाख। 30,000 इंटू 100, इट इज 30 लाख। तो 48 प्लस 51 प्लस 30, ये टोटल सेल्स हो गई 1,29 लाख। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, पेट्रोल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख, डीजल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 4 लाख, ऑयल की और डीजल की 2 लाख। तो ये सारे मिलकर हो गए 11 लाख। अब जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट 80 लाख रुपीज है। क्या ये पूरी की पूरी जॉइंट कॉस्ट पेट्रोल पे बांट दी जाए, नहीं। या पूरी की पूरी जॉइंट कॉस्ट ऑयल पे बांट दी जाए, नहीं। क्या पूरी की पूरी ऑयल जॉइंट कॉस्ट डीजल पे बांट दी जाए, नहीं। ये जॉइंट कॉस्ट इन तीनों में बटेगी, केवल एक पर नहीं आएगी, सब में आएगी। अब सब में कैसे बांटे, सब में ये जो 80 लाख रुपए की जॉइंट कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट है, बट इसको प्रोडक्ट वाइज बांटे कैसे। और जब तक प्रोडक्ट वाइज हम बांटेंगे नहीं तो पेट्रोल, ऑयल, डीजल का प्रॉफिट अलग अलग कैसे पता चलेगा। तो अब ये बांटे कैसे, इसके लिए बहुत सारे मेथड है, जिसमें पहला मेथड है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड, ये मेथड ये कहता है कि क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया जाए। क्वांटिटी जो सेपरेशन पॉइंट पर है, जो सेपरेशन पॉइंट पर क्वांटिटी है उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया जाए। सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है, 40,000 लीटर, ऑयल 30,000 लीटर, डीजल 30,000 लीटर। रेशियो क्या बना, पेट्रोल, ऑयल, डीजल 40,000, 30,000, 30,000। क्या रेशियो बना, रेशियो बना 4:3:3। क्वांटिटी का रेशियो बना दो 4:3:3, और 4:3:3 के रेशियो में 80 लाख को बांट दो। इट इज फर्स्ट मेथड, फिजिकल क्वांटिटी मेथड। दूसरा मेथड है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उस रेशियो में बांट दो। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर, सेल्स वैल्यू इसका क्या बनेगा, रेशियो बनेगा। इसमें क्वांटिटी का रेशियो बना, इसमें सेल्स वैल्यू का रेशियो बनेगा। सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू कितनी है, सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल की क्वांटिटी है 40,000 लीटर, सेलिंग प्राइस है 100 रुपये पर लीटर। 40,000 इंटू 100 कितने होते हैं, 40 लाख होते हैं, 40 लाख। ऑयल की क्वांटिटी कितनी है, 30,000 इंटू 150 होते हैं 45 लाख। और डीजल 30,000 लीटर इंटू 90 27 लाख। ये रेशियो बना, क्या रेशियो है, 40, 45 और 27। इस रेशियो में 80 लाख को बांट दो। ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में बांट दो। पेट्रोल, ऑयल, डीजल की सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद पेट्रोल की क्वांटिटी है 40,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 120 रुपीज पर लीटर, तो होती है 48 लाख। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इसका क्या बनेगा, रेशियो 48 लाख। फिर 30,000 लीटर इंटू 170 51 लाख, और डीजल 30,000 इंटू 100 30। ये रेशियो बना 48, 51, 30 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करो किसको, 80 लाख को, 80 लाख को बांट दो। ठीक है। चौथा मेथड आता है वो है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती क्या है, NRV। NRV का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग।
फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू आए उसमें से माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसमें से माइनस करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर है तो। जैसे हमने तो एग्जांपल में नहीं ली, बट अगर है तो माइनस करनी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल, ऑयल और डीजल की एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी का क्या बनेगा? रेशियो, और उस रेशियो में 80 लाख रुपए जॉइंट कॉस्ट को बांटोगे। तो एनआरवी देखो, पेट्रोल की एनआरवी, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है? पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है 40,000 इंटू 120, 48 लाख। 48 लाख माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख, 48 माइनस 5, 43 लाख। ऑयल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 30,000 इंटू 170, 51 लाख माइनस 4 लाख, 47 लाख, 47। और डीजल 30,000 इंटू 100, 30 लाख माइनस 2, 28 लाख। मतलब ये रेशियो बना 43, 47, 28। इस रेशियो में क्या करोगे? 80 लाख रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दोगे। ये हो गया फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड है कांस्टेंट जीपी मार्जिन मेथड। कांस्टेंट जीपी मार्जिन मेथड, ये मेथड क्या कहता है? थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना। ये मेथड ये कहता है कि ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है इनको इन सारे प्रोडक्ट में इस तरह से बांटो कि सारे प्रोडक्ट की जीपी रेट सेम आए। कैसे? मैं बताता हूं कैसे। देखो, अभी आप टोटल सेल्स आपको पता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल पता है, ज्वाइंट कॉस्ट टोटल पता है। तो एक काम करो, टोटल का प्रॉफिट तो निकाल ही लो। 129 माइनस 11 माइनस 80, टोटल प्रॉफिट आया 38, है ना। अब आप टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स करके जीपी रेट निकालो। 38 डिवाइडेड बाय 129 मल्टीप्लाई बाय 100, जीपी रेट आती है 29.457%। टोटल की जीपी रेट आ गई। अब ये जीपी रेट पेट्रोल में भी लिख दो 29.457%, ऑयल में भी लिख दो 29.457%, डीजल में भी लिख दो 29.457%, सब में जीपी रेट सेम लिख दो। अब आप क्या करो? रिवर्स कैलकुलेट करो। कैसे? देखो, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू पता है 48, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है और जीपी रेट पता है। तो जीपी रेट अगर 29 पॉइंट, तो इसका पेट्रोल का प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे? 48 मल्टीप्लाई बाय 29.457%, इट इज 14.14 ये जीपी आ गया। अब इसकी ज्वाइंट कॉस्ट कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे? इसकी सेल्स पता है 48, माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 और माइनस करो प्रॉफिट 14.14, तो आपको ज्वाइंट कॉस्ट मिल जाएगी पेट्रोल की 28.86। सेम ऐसे ही ऑयल का प्रॉफिट लिखो, जीपी रेट है ये, और बैलेंसिंग फिगर ज्वाइंट कॉस्ट निकालो। सेम ऐसे ही डीजल की भी। ये मेथड है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मेथड। इसमें आप पहले टोटल की जीपी रेट निकालो, सेम जीपी रेट सारे प्रोडक्ट के लिखो और फिर रिवर्स ज्वाइंट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। इट इज कांस्टेंट जीपी मार्जिन मेथड। अच्छा, एक मेथड और आता है और वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये कहता है कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको दो भाग में डिवाइड करो। आपको तो क्वेश्चन में दे रखा होगा दो पार्ट में अलग अलग करके, एक वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड ज्वाइंट कॉस्ट। फिक्स्ड ज्वाइंट कॉस्ट, वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट को क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट को क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो और जो फिक्स्ड ज्वाइंट कॉस्ट है उसको कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांट दो। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हर प्रोडक्ट को पहले तो आप क्या करोगे? पहले तो आप ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो, वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दोगे क्वांटिटी के रेशियो में। फिर हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालोगे, सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करोगे तो हर प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और फिर कंट्रीब्यूशन के रेशियो में फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दोगे। ये लास्ट मेथड था कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। प्रैक्टिकल ये 6 मेथड है, बाकी तो थियोरेटिकल और भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 6 मेथड जो ज्वाइंट कॉस्ट को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा, फिर इसमें ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के अलावा और क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है।
इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? इनकम स्टेटमेंट जैसे मान लो जॉइंट प्रोडक्ट 3 है, जॉइंट प्रोडक्ट 1, जॉइंट प्रोडक्ट 2, जॉइंट प्रोडक्ट 3 और टोटल। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? सेल्स, सेल्स में से माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करो जॉइंट कॉस्ट, और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो वो भी माइनस करो। रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। ये इस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है। बट अगर प्रोडक्ट को हम सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दें, सेपरेशन पॉइंट पर अगर प्रोडक्ट को बेचते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी नहीं। फिर सेल्स में से केवल आपको क्या करना है? जॉइंट कॉस्ट माइनस करनी है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर है तो माइनस करनी है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आ सकती है कि जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होता ही होता है। हो सकता है जैसे मान लो 3 जॉइंट प्रोडक्ट है ए बी सी, केवल ए और बी ही फर्दर प्रोसेस हो सकते हैं, सी फर्दर प्रोसेस नहीं होता है। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है तो उस सिचुएशन में उसकी जो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है, हम उसी को एनआरवी मान लेंगे और उसी को सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मान लेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, जैसे मान लो प्रोडक्ट सी जो है वो फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, तो सी की जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है, हम उसी को सी की नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे और उसी को हम सी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी मान लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट बांटने के अलावा और इनकम स्टेटमेंट बनाने के अलावा और इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, है ना? क्वेश्चन आता है कि हमें ये बताना होता है कि क्या हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें या नहीं करें। फर्दर प्रोसेसिंग करने का डिसीजन लेना कि फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट, ये डिसीजन कैसे लेते हैं? इस डिसीजन को लेने के लिए हमें क्या होता है, मान लो हमने क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाया, अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद प्रोडक्ट बेचें तो क्या प्रॉफिट होता है, और हमने क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाया है अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो क्या प्रॉफिट होता है। हमें जैसे मान लो 3 प्रोडक्ट हैं, जॉइंट प्रोडक्ट है ए बी सी, तो हमने ए बी सी का प्रॉफिट फर्दर प्रोसेसिंग अगर करते हैं तो कितना होता है वो भी कैलकुलेट किया है, और अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो वो भी कैलकुलेट किया। तो आप क्या करो, कंपेयर करो, हर प्रोडक्ट को कंपेयर करो कि अगर जैसे ए को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करके बेचता हूं तो क्या प्रॉफिट होता है, और अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचूं तो क्या प्रॉफिट होता है। जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको वहां बेचेंगे। बी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो कितना प्रॉफिट होता है, और बी को सेपरेशन पॉइंट पर बेचूं तो कितना प्रॉफिट होता है। जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां पर बेचेंगे। सी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो कितना प्रॉफिट होता है, सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो कितना प्रॉफिट होता है। जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां बेचेंगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें ये दोनों इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा जाता, तो फिर डिसीजन कैसे लेंगे? प्रॉफिट कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं, बट यहाँ पर दोनों इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन में बनाने को कहा ही नहीं, तो फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। तरीका क्या है समझना। जैसे मान लो यहाँ पर हम देखें, सपोज इसी एग्जाम्पल में देखें, सपोज जैसे पेट्रोल है। अब अगर हमें डिसीजन लेना है कि क्या पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करें या नहीं करें, ये डिसीजन लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, तो इसको लेने का एक इजी तरीका और है, वो समझना। पेट्रोल को अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर बेच दूं तो कितने रुपए मिलते हैं? 40,000 लीटर 100 रुपए की रेट से बेचे तो 40 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो कितने रुपए मिलते हैं? 40,000 इंटू 120 मुझे 48 लाख मिलते हैं। मतलब रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कितने ज्यादा मिल रहे हैं? मुझे 8 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मगर इसके लिए मुझे खर्च कितना करना पड़ेगा? 8 लाख ज्यादा मिलेंगे मगर इसके लिए मुझे खर्च भी तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा 5 लाख। ज्यादा कितने मिलेंगे? 8, और खर्च कितने करने पड़ेंगे? 5। इसका मतलब मैं फर्दर प्रोसेस करके बेचूंगा।
बट मान लो यहाँ पर ये खर्चा होता 9 लाख रुपए, सपोज ये खर्चा 9 लाख होता, तो यहाँ बेचने पे 40, यहाँ बेचने पे 48, ज्यादा कितने मिले 8, मगर 8 लाख ज्यादा मिलेंगे, उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे 9 लाख, तो हम इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। समझा? तो मतलब आपको क्या करना है, ये डिसीजन ऐसे भी लिया जा सकता है कि आप पता करो कि सेल्स वैल्यू कितनी बढ़ रही है। जैसे मान लो 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, तो आप ये पता करो इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितनी बढ़ी, मतलब सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो कितने रुपए मिलते हैं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो कितने रुपए मिलते हैं, ज्यादा कितने मिले। जैसे पेट्रोल को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो 40 लाख, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो 48 लाख, तो ज्यादा कितने मिले 8 लाख। ऐसे बी का निकालो, ऐसे सी का भी निकालो, उसमें से माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगर ये रिजल्ट प्लस में आता है, अगर ये रिजल्ट प्लस में आता है, या तो प्लस में रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अगर ये रिजल्ट प्लस में आता है, अगर रिजल्ट प्लस में आता है तो फर्दर प्रोसेस करना है, और अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, सेपरेशन पॉइंट पर बेच देना है। ऐसे भी इसको डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे मान लो 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं ए बी सी, और एक हो गया टोटल। ठीक है, समझना, सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और माइनस जॉइंट कॉस्ट। इससे क्या आता है, इससे आता है प्रॉफिट या लॉस। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हो सकते हैं, जैसे मान लो ए की सेल्स, बी की सेल्स, सी की सेल्स ये दे रखी हो, क्वेश्चन में दे रखी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे रखी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी दे रखी है, मगर जॉइंट कॉस्ट टोटल दे रखी है, सारे प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट की हुई नहीं है, वो हमें करनी है। और प्रॉफिट सबका दे रखा है, ए का, बी का, सी का और टोटल, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या आप हर प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे ए की सेल्स वैल्यू पता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पता है और प्रॉफिट पता है, तो बैलेंसिंग फिगर जॉइंट कॉस्ट निकाल ही सकते हैं। सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस प्रॉफिट इक्वल टू ए की जॉइंट कॉस्ट, ऐसे बी की जॉइंट कॉस्ट, ऐसे सी की जॉइंट कॉस्ट, और ये टोटल जॉइंट कॉस्ट तो दे ही रखी होगी। इजीली कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो हमें यहां पर प्रॉफिट जो है वो केवल बी और सी का दिया हुआ है, ए का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करोगे? ए की जॉइंट कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो एक काम कर सकते हैं, हमें टोटल जॉइंट कॉस्ट तो पता ही है, आप पहले जॉइंट कॉस्ट बी की बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्योंकि बी की सेल्स पता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पता है और प्रॉफिट भी पता है, तो बी की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालो, सी की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालो, और अब टोटल जॉइंट कॉस्ट में से बी का शेयर और सी का शेयर माइनस करो, तो ए का जॉइंट कॉस्ट में शेयर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मतलब बी और सी का अगर शेयर आपने पता कर लिया, तो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से बी और सी का शेयर माइनस करोगे तो ए की जॉइंट कॉस्ट में शेयर पता चल जाएगा, और फिर तो ए का प्रॉफिट भी आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें जॉइंट प्रोडक्ट के प्रॉफिट दिए हुए होते हैं, या तो सबके प्रॉफिट दिए हुए होंगे या फिर एक को छोड़कर बाकी के दिए हुए होंगे। तो आप जॉइंट कॉस्ट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर प्रॉफिट दिए हुए हैं तो क्वेश्चन में मेथड नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ, इसका मतलब जॉइंट कॉस्ट का ऑलरेडी एलोकेशन तो हो ही रखा है। तो आपको इस तरीके से ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना के जॉइंट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हमने इस क्लास में 5 चैप्टर रिवाइज किए हैं। मटेरियल चैप्टर, जॉइंट प्रोडक्ट का चैप्टर, कॉस्ट शीट, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में हम 5 और चैप्टर का रिवाइज करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में 4 और चैप्टर, कुल मिला के हमारे टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।